नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के 5वें वीडियो में। और आज हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स को समझने से पहले हम देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है, अभी तक जितना हमने कंप्यूटर को पढ़ा वो दो चीजों से मिलकर बनता है। कंप्यूटर को अगर आप बांटे तो मेनली वो दो पार्टों में बंट जाएगा। पहला हार्डवेयर। हार्डवेयर में वो चीजें आती हैं, वो डिवाइसेस आती हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो और टच कर सकते हो, छू सकते हो। ये दो मेन काम आप इन हार्डवेयर के साथ कर सकते हैं। ये आपको दिखेंगे, आप इनको छू सकते हो। तो वो सारे पार्ट्स कंप्यूटर के जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। और ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, है ना। जैसे आपका माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मदरबोर्ड, ये सब हार्डवेयर्स में आते हैं। लेकिन ये हार्डवेयर्स भर से हमारा काम बनेगा नहीं, हमारा केवल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से हमारा काम बनता नहीं, हमारा कंप्यूटर चलता नहीं। तो एक दूसरे चीज की जरूरत पड़ती है जो इन हार्डवेयर्स को चला पाए, हार्डवेयर्स को ऑपरेट कर पाए, हार्डवेयर से कंप्यूटेशंस या वर्क करवा पाए। वो जो पार्ट है उसका नाम है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एक तरीके से मैंने आपको यहां पे डेफिनेशन बताया। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जो हार्डवेयर्स को मैनेज करता है या हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है या हार्डवेयर्स को ऑपरेट करता है। ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर्स को ऑपरेट करता है, हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है या हार्डवेयर से कंप्यूटेशंस करवाता है। ठीक है, ये वो पार्ट क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। तो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो केवल हार्डवेयर से नहीं बन सकता। हार्डवेयर से आपने जोड़ लिए, मदरबोर्ड ये सब बना लिए, लेकिन उसको मैनेज करने वाला, उससे कंप्यूटेशंस कराने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका हार्डवेयर बेकार है, आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं, आपका कंप्यूटर बना ही नहीं, अधूरा है। तो ये दोनों चीजें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। बिना सॉफ्टवेयर के भी आपका कंप्यूटर नहीं बनेगा और केवल आपके पास सॉफ्टवेयर है, उसको वो कहां चलेगा, किस हार्डवेयर को वो कंट्रोल करेगा या किस हार्डवेयर के थ्रू वो चलेगा, अगर वो हार्डवेयर आपके पास नहीं है तो भी आपका कंप्यूटर नहीं बना, अधूरा ही रहा। तो कंप्यूटर दोनों चीजों का एकदम मिक्सचर है। और जब दोनों चीजें एकदम तालमेल में आपस में मिलती हैं, एकदम अपने कोऑर्डिनेशन के साथ मिलती हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं, तब आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है। कई बार आपने देखा होगा कई सॉफ्टवेयर्स आपने इंस्टॉल किए, आपने चलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, वो जो सॉफ्टवेयर आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके हार्डवेयर से तालमेल नहीं बैठा पा रहा या उस हार्डवेयर के लिए बना नहीं है, तो वो आपके हार्डवेयर पे चलेगा ही नहीं, आपके कंप्यूटर पे वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल, हार्डवेयर को मैनेज और हार्डवेयर से कंप्यूटेशंस कराने वाला क्या है, एक कंप्यूटर का पार्ट है। अब ये सॉफ्टवेयर होता क्या है, देखो आप, ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें हम क्या करते हैं, इसको जो सबसे इसका सिंपल डेफिनेशन है वो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को जब एक साथ लिख देते हैं, इंस्ट्रक्शन ऐसे, और ये आप किसी कंप्यूटर को देते हैं और जब ये रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो कुछ पर्टिकुलर वर्क हो रहा होता है, वर्क हो जाता है, आप यूं कहें आपका कंप्यूटर कोई सी पर्टिकुलर काम को कर देता है। तो इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर होगा वो केवल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होगा। दूसरी बात, सॉफ्टवेयर को आप ना तो देख सकते हैं, नो टच, आप ना तो इसको छू सकते हैं ना देख सकते हैं, जैसा हार्डवेयर के साथ था। हार्डवेयर को आप देख सकते थे, है ना, टेंजिबल डिवाइस, टेंजिबल पार्ट कहते हैं। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को आप ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ये क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में होता है। इंस्ट्रक्शंस कैसे, कंप्यूटर के मेमोरी में आप इसको स्टोर करते हैं किसी तरह राइट करके, और ये कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर होता है और वहीं से ये एग्जीक्यूट होता है सीपीयू में। जब ये एग्जीक्यूट होगा तब ये कोई पर्टिकुलर वर्क करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। समझ में आई बात, टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, समझ में आई बात को। ये था सॉफ्टवेयर। अब अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स कितने हैं, तो हमने अभी देखा कि सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, हार्डवेयर को कहीं ना कहीं हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर रहा है। तो हार्डवेयर से हमारा सॉफ्टवेयर कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, या हार्डवेयर से उसके जो मैनेजमेंट या ऑपरेशन का जो वे है, उसके आधार पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तीन तरीके का होता है। ठीक है, पहला किस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, या पहला काइंड ऑफ या पहला टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, इसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो दूसरा टाइप है उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स, प्रोग्रामिंग टूल्स। और जो तीसरा टाइप है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं
स्लाइड के फॉर्म में भी पढ़ा सकता हूँ, ये ऑलरेडी लिखा है, मैं बस समझा रहा हूँ, बट उससे क्या होता है वो ज्यादा देर तक स्टे करता नहीं है ना, इसलिए मैं लिखकर पढ़ाना बेटर समझता हूँ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं आपको यहां पर एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, जब आप हायर लेवल पे जाएंगे या कोई कई बुक्स जो आपके सिलेबस जो आपके स्कूल में चल रहा है, सुमिता अरोड़ा का या नॉर्मल हमारा, उसको छोड़कर आप दूसरे बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर के दो ही टाइप मिलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वाला नगण्य रहेगा, ये नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार ये जो प्रोग्रामिंग टूल्स है इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही मर्ज करके देखा जाता है कि ये इसी का पार्ट है, बट कई जगह आपके बुक में, आपके सिलेबस में इसको अलग करके दिखाया गया है, तो ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, ठीक। तो हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो आप, सिस्टम का मतलब यहां है आपके कंप्यूटर से, सिस्टम का मतलब क्या है, कंप्यूटर, ठीक है। तो जो आपका कंप्यूटर है वो सॉफ्टवेयर के बिना क्या है, जस्ट हार्डवेयर। तो जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, डायरेक्टली, ठीक है, और आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंप्लीटली यही मैनेज कर रहा होता है, डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। ये किससे, डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है इसका, किसका, जिस सॉफ्टवेयर का, उस सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कहने का मतलब आप इसको ऐसा समझो कि आपका जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसको जो डायरेक्टली एक्सेस करके उसको मैनेज करता है, अपने हिसाब से चलवाता है, उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरी बात, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये बेसिक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को आपके यूज लायक बनाता है। अगर ये नहीं रहे तो आपका कंप्यूटर चलने लायक ही नहीं रहेगा, चलेगा ही नहीं। तो कुल मिला के द बेसिक पार्ट या बेसिक सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेबल बनाता है, ऑपरेट करने योग्य बनाता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, समझ में आई बात आपको। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो तीन पार्ट में, दो तीन तरीके से आप देख सकते हैं या दो तीन टाइप के मान सकते हैं। पहला इसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला इसमें क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही आपके कंप्यूटर या आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है, ये क्या करता है, आपका रैम कितना है, आपका स्टोरेज कितना है, आपका जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो कितना है, सीपीयू का कैपेसिटी कितना है, सीपीयू कितने बिट का है, सीपीयू की फ्रीक्वेंसी क्या, ये सब चीजों पे पूरी तरह से आच्छादित हो जाता है, एक तरीके से अपना कवरेज कर लेता है, अपना एक प्रभुत्व जमा लेता है। अब आप कंप्यूटर से जो कुछ करवाना चाहते हैं आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करवाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं सीपीयू के साथ, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस इंस्ट्रक्शन को भेजेगा सीपीयू के पास, आप डायरेक्टली सीपीयू से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का क्या है, एक बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर या आपके हार्डवेयर को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है और आपके यूज लायक बनाता है। यानी कि आपके मींस यूजर फिर किससे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। यूजर हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। तो आपके हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूजर के यूज लायक बनाता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप। इसके एग्जांपल आपको पता होंगे, विंडोज है ना, मैक ओएस, लाइनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक चैप्टर भी है, हम उसमें और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट कह सकते हैं या इसका टाइप कह सकते हैं, उसमें आता है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होते हैं, ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटे छोटे, जो आपके सिस्टम से रिलेटेड छोटे छोटे टास्क को करते हैं। जैसे डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ठीक है। ये आपने पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, डिस्क डीफ्रैगमेंटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है ये टूल। ये क्या करता है, आपका जो स्टोरेज यूनिट है उसमें कितनी मेमोरी बची हुई है, क्या सी ड्राइव को दो पार्टों में बांटना है, डी ड्राइव को दो पार्टों में बांटना है, दो पार्ट्स को एक में मर्ज करना है, ये सारे काम ये करता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। और इसकी मदद से आप अपने डिस्क का, या डिस्क मींस अपना हार्ड डिस्क का, पूरी इंफॉर्मेशन आप जान सकते हैं कि कितना यूज हुआ, कितना बचा है, कितना कहाँ है, कितना कैसे है, कितने उसमें पार्ट बने हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। इसी तरह दूसरे बहुत सारे यूटिलिटीज होते हैं, नोटपैड एक यूटिलिटी है। तो यूटिलिटीज भी दो तरह के होते हैं, एक ऐसा होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आता, वो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है, एक तरीके का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, ये आएगा और आपके कंप्यूटर पे, पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम पे छा जाएगा और किसी भी डेटा को
ना तो इनकमिंग होने देगा ना आउटगोइंग होने देगा, अनलेस अनटिल ये स्कैन कर ले, देख ले कि इसमें कोई वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है। समझ रहे हो? तो ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। तो कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आ जाते हैं, कुछ बाहर से लेने पड़ते हैं या बाहर से हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, तीसरा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है उसमें आता है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स, अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या करता है, जैसे आपने अपने कंप्यूटर में कोई नया डिवाइस लगाया, कोई नया पेन ड्राइव लाकर लगाया, अब आपके कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये क्या काम करेगा, ये कौन सा डिवाइस है? तो उसके लिए डिवाइस ड्राइवर्स लिखे। ड्राइवर्स जो है ये एक तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पर्टिकुलर डिवाइस के लिए लिखे जाते हैं। पर्टिकुलर डिवाइस को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कराने के लिए, या कंप्यूटर ना करके हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उस डिवाइस का पर्टिकुलर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाए, इसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स लिखने पड़ते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारे उस डिवाइस को कम्युनिकेट करवाता है। और फिर हम जो भी काम करना हो, अगर पेन ड्राइव है तो डेटा लेना देना होगा, माइक है तो माइक का डेटा आप माइक का यूज करके रिकॉर्ड करेंगे, कैमरा है तो कैमरे से आप फोटो लेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरे डिवाइसेस जितने आप जोड़ते हैं कंप्यूटर के साथ, जॉयस्टिक जोड़ते हैं, रिमोट कंट्रोल जोड़ते हैं, बहुत सारी दूसरी डिवाइसेस जोड़ी जाती हैं, उन सब डिवाइसेस के साथ क्या आता है, एक ड्राइवर। जब तक ये ड्राइवर नहीं रहेगा वो डिवाइस आपका रिकॉग्नाइज नहीं होगा। आजकल तो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले कभी आप देखोगे कोई, जैसे आपका कीबोर्ड खराब हो गया और आप उसको लगाओगे तो वो बोलेगा विंडोज कैन नॉट रिकॉग्नाइज दिस डिवाइस। इसका मतलब क्या है कि वो जो डिवाइस का ड्राइवर है वो आपके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाया तो वो क्या बोलेगा कि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसके साथ हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो ये डिवाइस ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, नहीं तो जो डिवाइस आप खरीदते हैं उस डिवाइस के साथ ही आता है। जैसे ही आपने डिवाइस लगाया ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो इंस्टॉल हो जाता है डिवाइस ड्राइवर, और फिर आपका जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने लगता है। तो ये था डिवाइस ड्राइवर। ये तीन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स की। प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होता है, पहले हम इसको कई बार सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही देखते हैं, बट यहाँ पर अलग से देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होते हैं? आप मान लो आपका कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डल गया, यूटिलिटी डले हुए, आपका कंप्यूटर बेसिक काम कर रहा है, आप चल रहा है, आप उसमें कुछ चीजें कर पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सीपीयू तक कुछ नए इंस्ट्रक्शंस भेजने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीपीयू क्या समझता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अभी हम पढ़ कर आए, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी कहते हैं और प्रोग्राम्स भी कहते हैं। जब बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ मिल जाते हैं, बड़ा हो, सॉफ्टवेयर एक तरीके का प्रोग्राम का बड़ा नाम है, ये कह सकते हैं आप, है ना। बहुत सारे प्रोग्राम मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनते हैं, बट बेसिकली ये प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कुछ इंस्ट्रक्शन आपने लिख दिया, एक प्रोग्राम बन गया। अब ये प्रोग्राम सीपीयू कैसे समझे या सीपीयू तक कैसे जाएगा, उसके लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। टूल्स की जरूरत क्यों पड़ती है, देखो आप, मैं बता रहा हूं। पहले इस प्रोग्राम लिखने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने सिलेबस में भी पढ़ने वाले हैं, पाइथन को। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे और फिर ये लिखा हुआ प्रोग्राम आप किसको देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको सीपीयू के पास भेजेगा। लेकिन सीपीयू जो है वो हार्डवेयर है, वो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है। समझना आप बात को, है ना। वो क्या समझता है, केवल बाइनरी लैंग्वेज। हम देख कर आए हैं, केवल वो 0-1 की भाषा समझता है, 0-1-0-1। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है ये, इसमें आप 0-1 में प्रोग्राम लिख नहीं सकते, हर कोई लिख नहीं सकता, जो बहुत जानकार है वही लिख सकता है। इसलिए क्या किया गया, जो 0-1 के फॉर्म में लैंग्वेज होता है उसे हमने कहा बाइनरी लैंग्वेज। जब कंप्यूटर शुरू में बना था तो इसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते थे। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम्बरसम था, इसमें हर कोई लिख नहीं सकता था। तो इससे एक हाई लेवल का लैंग्वेज बनाया गया जिसे हमने कहा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, हमने कुछ कोड्स बना दिए, जैसे एड, एड, STORE, स्टोर, इस तरीके के कोड बना दिए। ये कोड हम लिखेंगे तो वो अपने आप हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारा कंप्यूटर समझ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो सीपीयू तो अभी भी बाइनरी लैंग्वेज ही समझ रहा है, ऐसा नहीं कि सीपीयू ये समझने लगा डायरेक्ट। लेकिन हम लिखने के लिए हमने ये लैंग्वेज बनाया कि हम ऐसे लिखेंगे, बट सीपीयू इसको बाइनरी के फॉर्म में समझे। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, एक ट्रांसलेटर की, जो इस असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, में बदल पाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी जिसे हमने क्या कहा, असेंबलर।
असेंबलर क्या कहता है, असेंबली लैंग्वेज के में लिखे हुए प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। तो देखो आप, ये एक टूल है ना, टूल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये ना रहे तो आप असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में नहीं बदल पाएंगे और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। तो ये एक टूल हो गया असेंबलर। उसी तरह अभी असेंबली लैंग्वेज भी सबको समझ में नहीं आया, बहुत मुश्किल था, तो इससे भी हाई लेवल का एक लैंग्वेज बनाया गया जिसे हमने कहा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, उसमें जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है उसमें नॉर्मल इंग्लिश की तरह लिखा जाता है, जैसा हम इंग्लिश नॉर्मल यूज करते हैं, इंग्लिश की वे में नॉर्मल इंग्लिश जैसा हम लिखते हैं उस तरीके से प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। तो ये प्रोग्रामर्स के लिए बहुत आसान हो गया हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना। लेकिन अब फिर से समस्या आई कि हाई लेवल लैंग्वेज को हमें बदलना तो मशीन लैंग्वेज में ही पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू तो इसी को समझेगा। तो इसके लिए फिर हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी, जिसे हमने कहा कंपाइलर। और कई बार कंपाइलर की जगह क्या यूज, एक दूसरे तरीके का भी ट्रांसलेटर यूज होता है जिसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, तो पहले दो चीजें समझे आप, बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। एंड बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज एक ही है। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, इन दोनों को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, समझ गए आप, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं। मशीन लैंग्वेज तो डायरेक्ट सीपीयू एग्जीक्यूट कर देता है, बट असेंबली लैंग्वेज के लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद इन दोनों के अलावा जितने लैंग्वेजेस हम देखते हैं जो नॉर्मल इंग्लिश की तरह जिसमें प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बहुत एग्जांपल हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए हमें या तो कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी या इंटरप्रेटर की। कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर का प्रयोग करते हैं, कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर का प्रयोग करते हैं। तो देखो आप, ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये क्या हो गए, प्रोग्रामिंग टूल्स है ना, प्रोग्रामिंग टूल्स। क्यों प्रोग्रामिंग टूल्स हो गए, क्योंकि इनके बिना आप प्रोग्राम लिख नहीं सकते और एग्जीक्यूट नहीं करवा पाओगे। अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो आपको एक ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस को लिखोगे और ऐसे लिख पाओ कि आप आसानी से लिख पाओ, है ना। तो इन ऐसे खास सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास जिसमें हम प्रोग्राम को लिखते हैं, उसे कहते हैं एडिटर, या स्पेसिफिकली प्रोग्राम एडिटर, या स्पेसिफिकली कई बार इसको हम कोड एडिटर भी कहते हैं, जिसमें आप किसी लैंग्वेज के कोड को या प्रोग्राम को एडिट करें, अच्छे से एडिट कर पाए, आसानी से एडिट कर पाए, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं कोड एडिटर। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना, सबलाइम है, ठीक है, VS कोड है, ये सब कोड एडिटर्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, आप आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो कोड एडिटर भी एक तरीके का प्रोग्रामिंग टूल्स है, इसके बिना आप आसानी से प्रोग्राम लिख नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होगी आपको प्रोग्राम लिखने में। ठीक है, तो हमने देखा प्रोग्रामिंग टूल्स में क्या क्या हमने देखा, असेंबलर, ठीक है, असेंबलर, ठीक है, कंपाइलर, फिर हमने क्या देखा, इंटरप्रेटर, ये तीनों क्या थे, प्रोग्राम ट्रांसलेटर, इनको हम ट्रांसलेटर्स कह सकते हैं, ट्रांसलेटर्स। वन फॉर्म से मशीन लैंग्वेज है, सबका काम केवल क्या है, ये असेंबली लैंग्वेज को लेगा, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस को दोनों लेगा, और क्या हमें देगा आउटपुट में, मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज में कोड दे देगा हमें, जो डायरेक्टली सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमें कोड एडिटर्स की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा एक और चीज को हम प्रोग्रामिंग टूल में रखते हैं, उसे कहते हैं आईडीई। आईडीई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसमें क्या होता है, आईडी क्या होता है, एक पूरा पैकेज, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, ये पूरा पैकेज होता है, इसमें आपके पास एडिटर भी है, आप एडिट भी कर लो, इसके साथ इसमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर भी लगा हुआ है, ऑटोमेटिक इसी में है। तो आईडीई जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, इसमें कोड एडिटर भी है, कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है। आपको बस लैंग्वेज चुनना है और उस लैंग्वेज में आप आसानी से कोड एडिट कर पाओगे और उसको वहीं पे रन भी कर पाओगे, कंपाइल भी कर पाओगे, रन भी कर पाओगे, सारी चीजें आउटपुट। और कहीं अगर आपके प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप डिबगिंग कहते हैं उसको। कंप्यूटर प्रोग्राम के जो फ्लॉज होते हैं, जो उसमें कमियां होती हैं, जो उसमें एरर्स होते हैं, उनको पहचान के उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं डीबगिंग।
डिबगिंग करना, ठीक है। तो आप इस आईडीई में डिबगिंग भी कर पाओगे। तो इसका मतलब है आईडीई जो एक फुल पैकेज होता है जिसमें आप प्रोग्राम, किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख पाओगे आसानी से, बहुत आसानी से। उसके अलावा उसमें एडिट कर पाओगे, उसके अलावा उसको वहीं पे कंपाइल या इंटरप्रेट कर पाओगे, वहीं रन कर पाओगे और वहीं डिबग भी कर पाओगे। एवरीथिंग आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, आईडीई। ये सभी के सभी जितने हमने अभी पढ़े ये सब प्रोग्रामिंग टूल्स में आते हैं, ठीक है। कई जगह इनको सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही देखा जाता है, कई जगह इनको बांट के देखा जाता है। आपके बुक में आपके सिलेबस के हिसाब से इसको बांट के देखा गया है, तो आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। देखो, आप हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा जो कंप्यूटर के आपके बेसिक ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है, और उसके साथ यूटिलिटीज हमने देखा जो आपको क्या कर सकता है, आपके कंप्यूटर के छोटे छोटे काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग है, जो नॉर्मल जनरलाइज स्पेसिफिक काम है उसको करने के लिए यूज होता है। डिवाइस ड्राइवर की जरूरत है डिवाइस को कनेक्ट कराने के लिए आपके कंप्यूटर से। उसके अलावा प्रोग्रामिंग टूल्स की जरूरत है ताकि आप नए प्रोग्राम्स लिख पाए, नई नई इंस्ट्रक्शंस दे पाए कंप्यूटर को, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग टूल्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? मान लो कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दिया। अब आपको कोई फोटो एडिट करना है। अब विंडोज इंस्टॉल होते ही उसके पास फोटो एडिटिंग के लिए कोई बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है उसमें, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बने हुए हैं, टास्क स्पेसिफिक है, मींस वो कोई पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ही बनाए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का जो इसमें वर्ड है, एप्लीकेशन वर्ड, इससे ही आप समझो एप्लीकेशन का मतलब है कोई प्रयोग, किसी पर्टिकुलर अनुप्रयोग, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए एक सॉफ्टवेयर बन गया, तो उस सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बिना ऐसा नहीं कि इसके बिना सिस्टम आपका चलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं, समझ रहे हो आप बात। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स हैं जो सिस्टम को, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके बिना सिस्टम नहीं चलेगा, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर टास्क कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपके काम को बहुत आसान करा देंगे। जैसे मान लो आपको कोई लेटर लिखना है, ठीक है, तो आप MS वर्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर है, आप इसको खोलिए, इसमें जो लेटर लिखने का काम है बहुत आसानी से हो जाता है। आप बहुत तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, 2 कॉलम, 1 कॉलम, बोल्ड, इटैलिक, बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो ये जो MS वर्ड है इसको हम क्या कहेंगे? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या, लेटर या लेटर फॉर्मेटिंग या वर्ड फॉर्मेटिंग के लिए स्पेसिफिक बना हुआ है। ये उस काम को बखूबी कर सकता है, लेकिन अब ये दूसरा काम नहीं कर सकता, वो उसी काम को करेगा, लेकिन उस काम में ये एक्सपर्ट है, उस काम को करने के लिए ही ये बना, उसको बहुत अच्छे से कर देगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं जो पर्टिकुलर टास्क के लिए बने होते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता कि इनके बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये दो टाइप में इनको कैटेगराइज किया जाता है। जो पहला है उसे कहते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। और जो दूसरा है उसे कहते हैं कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। देखो आप, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया MS वर्ड, MS एक्सेल, है ना, फोटोशॉप, ठीक है। इसके अलावा VLC मीडिया प्लेयर, तमाम और भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं। मैंने इनका नाम इसलिए बताया क्योंकि हम जनरल यूज करते हैं। ये सब क्या है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स हैं। ये किसी पर्टिकुलर जनरल पर्पस को फुलफिल करने के लिए बने हैं। जैसे डेटा शीट बनाना है, MS एक्सेल में चले जाइए, लेटर लिखना है, MS वर्ड में चले जाइए, ठीक है। फोटो पे कुछ एडिटिंग करनी है, फोटोशॉप में चले जाइए। इसी तरह और भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, कोई वीडियो चलाना है, म्यूजिक सुनना है, VLC मीडिया प्लेयर में चले जाइए। तो ये किसी पर्टिकुलर एक जनरल पर्पस टास्क को करने के लिए बने हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। कस्टमाइज में क्या आ गया? जैसे कोई बैंक है, जैसे SBI है, तो SBI में आप जाओगे तो अगर आपको कभी देखने का मौका मिला हो तो SBI का अलग ही सॉफ्टवेयर है, ना तो एक्सेल से मिलेगा, ना तो MS वर्ड से मिलेगा, दुनिया के किसी सॉफ्टवेयर से नहीं मिलेगा। उन्होंने अपना अलग सॉफ्टवेयर ही बनवाया है या बना रखा है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनते हैं और ये केवल उसी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के उसी काम को करने के लिए बनते हैं। इनका जनरल पर्पस कोई यूज नहीं होता। जैसे अगर आपको बैंकिंग वाला सॉफ्टवेयर मिल भी जाए तो आप क्या कर पाओगे? उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, आपके काम का वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये कोई जनरल पर्पस नहीं है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे रॉकेट की मोशन को मॉनिटर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, अब उसको आप लेके क्या करोगे? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर नहीं है, वो केवल वही काम आएगा जहां जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस रॉकेट लॉन्च कर रही हैं
वो उन्हीं के काम का है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के हमने तीनों टाइप पढ़ लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और देख लो आप, कई बार क्या होता है कि जब आप इंटरनेट पे आपने देखा होगा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाओ तो कई नहीं मिलते, कई के पैसे लगते हैं। तो ये सब क्या होता है, जरा हम ये देख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अवेलेबिलिटी के आधार पर सॉफ्टवेयर तीन तरह के होते हैं। पहला होता है ओपन सोर्स, ठीक है। दूसरा होता है फ्रीवेयर और तीसरा होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो अभी क्या है, ओपन सोर्स क्या है। मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर भी फ्री छोड़ दिया, फ्री कर दिया कि आप डाउनलोड करो और यूज करो, नो प्रॉब्लम। और मैंने इसका सोर्स कोड, यानी कि जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर मैंने बनाया होगा तो कुछ कोड्स लिखे होंगे, इसका सोर्स कोड कहते हैं उसको, सोर्स। तो ये सोर्स कोड भी मैंने पब्लिक कर दिया, फ्री रख दिया। आप इस सोर्स कोड को भी डाउनलोड कर सकते हो, इसमें कुछ एडिट कर सकते हो या कुछ इसमें और नए चेंजेस कर सकते हो। तो मैंने सॉफ्टवेयर का यूज भी फ्री कर दिया और सॉफ्टवेयर का जो कोड है जो मैंने लिखा था वो भी दे दिया पब्लिक को कि आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे लाइनक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स, इसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है। आप इसके सोर्स कोड को ही डाउनलोड कर सकते हो, इसमें खुद चेंजेस कर सकते हो। तो आप देखोगे अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो लाइनक्स के बहुत सारे वर्जन है, उबुंटू है, सेंटोस है, काली लाइनक्स है, बहुत सारे वेरिएशन बन गए हैं। क्यों? क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत जानता है या जिसको मन हुआ उसने लाइनक्स के सोर्स कोड को उतारा, उसमें कुछ चेंजेस किए और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, ठीक है। इसी तरह जो मोजिला फायरफॉक्स है, इसका भी जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको उतार के इसमें चेंजेस कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो आपको समझ में आ गया ओपन सोर्स क्या होता है। इसमें नाम ही बता रहा है ओपन सोर्स, ठीक है। तो इस टर्म में एक बार कई बार ये वाला यूज होता है, FOSS, ये एब्रिविएशन यूज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स मतलब वो फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है, ये वाला है ना, दोनों चीजें इसमें, फ्री भी है वो यूज के लिए और ओपन सोर्स भी। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, FOSS का फुल फॉर्म होता है। फ्रीवेयर क्या है? एक मैंने सॉफ्टवेयर बनाया और मैंने क्या किया, आपको यूज करने के लिए फ्री कर दिया। आप इंटरनेट पे मैंने कहीं रख दिया इसको, आप डाउनलोड करिए, यूज करिए, लेकिन इसका सोर्स कोड नहीं दिया मैंने। जो सोर्स कोड है वो नहीं दिया मैंने। सोर्स कोड मेरे पास ही है, जो अगर कुछ चेंजेस करना है तो मैं ही करता हूं और नया इसका वर्जन अपडेट कर देता हूं। लेकिन आप इसको यूज करने के लिए फ्री हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर कहते हैं। ये ओपन सोर्स नहीं हुए, सोर्स इनका ओपन नहीं है, बस ये यूज करने के लिए फ्री है। जैसे इसका एग्जांपल है WinRAR नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये क्या है, आप इसको यूज कर सकते हो लेकिन इसका सोर्स कोड नहीं मिलेगा आपको। फोटोशॉप है, फोटोशॉप का सोर्स कोड नहीं मिलेगा। एडोब है, एडोब का सोर्स कोड नहीं मिलेगा। एडोब फ्री है, फोटोशॉप तो फ्री नहीं है। एडोब जो PDF रीडर है वो फ्री है, बट उसका सोर्स कोड नहीं मिलेगा आपको। तो वो सब आते हैं फ्रीवेयर में। और एक आता है प्रोप्राइटरी। आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और मैं इसके लिए पैसे लेता हूं, जब तक मैं पैसे नहीं लूंगा, मींस मैं इसको सेल करता हूं, मैं पैसे लेकर इसको आपको यूज करने देता हूं, फ्री नहीं है ये अब ये, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे एडोब फोटोशॉप, ठीक है, एडोब फोटोशॉप हो गया, एंटीवायरस का क्विक हील हो गया, है ना। ये सब जो सॉफ्टवेयर्स हैं इसको आपको पैसा देकर लेना पड़ेगा। और जब तक आपका इसका मतलब जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन हो, एक बार पैसे ले लें या ये साल में लें, वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, जिनको यूज करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और ये किसी पर्टिकुलर और जो ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाता है उस पर अपना पूरा अधिकार रखता है, ठीक है। तो ये थे सॉफ्टवेयर के कैटेगरीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सॉफ्टवेयर्स और सॉफ्टवेयर के टाइप्स समझ में आए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एंड आई होप दैट यू आर लर्निंग, आप इंजॉय कर रहे हैं इस लेसन्स को। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।